हम बनारस में हैं, यहाँ काशी भी कहा जाता है इस शहर को। ये वो शहर है जो भारत की तारीख, भारत के इतिहास में जिसका एक बहुत अहम स्थान है। बनारस एक शहर नहीं है, बनारस एक तहजीब का नाम है। पर आज के दौर में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है 5-6-7 सालों में, धीरे धीरे बनारस बदल रहा है। 300 मंदिरों को आपने जो मन में आया सो किया। यही नहीं कि आपके पास में सत्ता है, आपके पास में नंबर है, लेकिन काशी की आम जनता के दिल में ये चोट तो पहुंची है, ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने कहा कि ये वो ओपन डिबेट है जो भारत में बहुत मुश्किल से मिलती है, एक खुली हुई बहस जिसमें जो चाहे अपने विचार रख सकता है, अपने हिसाब से रख सकता है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं काशी यहाँ पर पहुँचकर काशी के लोगों को सुनने आई हूँ, अपनी बात सुनाने नहीं आई हूँ। मैं 2-3 साल पहले ये विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा था। इसमें कई मकानों को तोड़ा गया, कई दुकानों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया। क्षेत्रीय लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, साधु संतों ने बड़ा आंदोलन किया। आप लोगों तक नहीं पहुँचा, किसी मीडिया ने स्पेस नहीं दिया। जिस शहर को ये कहा जाता है कि जिंदा शहर बनारस कहा जाता है, लेकिन हम पिछले 7-8 सालों में ये देख रहे हैं कि खामोश शहर बनारस हो गया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी तक ये तस्वीर देख के आप कुछ तो समझ ही गए होंगे हम कहां पर हैं। हम बनारस में हैं, यहाँ काशी भी कहा जाता है इस शहर को। ये वो शहर है जो भारत की तारीख, भारत के इतिहास में जिसका एक बहुत अहम स्थान है। लेकिन भारत की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, जो मौजूदा राजनीति है, वो इसे चाहती है कि हम इसे अलग नज़रिए से देखें। वो एक अलग तरह का इतिहास इस शहर के ज़रिए हमें पढ़ाना चाहती है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो भारत की मौजूदा राजनीति है, उसके जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनमें से एक है, और ख़ासकर जो भाजपा आरएसएस की जो राजनीति है, ख़ासकर जो मेजॉरिटेरियनिज़्म, बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, उसको काशी एक तरह से उसका केंद्र बनाया गया है। 3 केंद्र हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा की भी बार बार आवाज़ आ रही है। उनमें से एक केंद्र पर हम यहाँ मौजूद हैं। अभी तक जो चुनाव नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश का, वो नज़र आता है कि किस तरह से हिंदुत्व बनाम जो पेट का सवाल है, नौकरी का सवाल है। मुझे इलाहाबाद में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि पहले जो फेजेस थे चुनाव के, वो किसानों ने लड़े और अब नौजवान लड़ रहे हैं। यहाँ मैं देखने की कोशिश करूँगी काशी से कि किसान और नौजवान के अलावा काशी के लोग, वो बुद्धिमान लोग जो कि सिर्फ 2014 के बाद यहाँ नहीं रहते आए, बल्कि उससे पहले की राजनीति को भी देखा, उन्होंने राजनीति को बदलते हुए भी देखा है। वो किस तरह से देख रहे हैं ये धर्म पर आधारित जो विभाजनकारी राजनीति है और उसका भविष्य क्या है, इसको समझने के लिए शायद इस घाट से बेहतर कुछ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इन घाटों पर यह तय होता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इस घाट से मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगी कि क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी आज यहाँ 80 घाट बनारस से हो सकती है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, हिस्टोरियन हैं और सोशल थिंकर हैं, बनारस का एक जाना माना नाम और चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ साहब। मेरे साथ AK लारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर RK मंडल हैं, जो कि IIT BHU में पढ़ाते हैं, वो भी बेहद जाना माना नाम है। यानी कि वो लोग आपके लिए हम लेकर आए हैं जो स्थापित बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं। और इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो छात्र हैं, वकील हैं। यानी कि हम आपको वो भी बताएंगे जो राजनीति होती आई है और अब जो नई राजनीति पर जिनकी नज़र है, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रियेश मेरे साथ मौजूद हैं, छात्र हैं। इसके अलावा मेरे साथ वकील हैं योगेश संत। ऋषि झिंगरान मेरे साथ मौजूद है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल नाम और चेहरा है क्योंकि ऋषि पहले BJP IT सेल के लिए काम करते रहे, लेकिन उसके बाद शायद उनको जो भी कुछ समझ में आया और उन्होंने छोड़ दिया BJP IT सेल का साथ, और अब एक तरह से मैं कहूँगी कि आलोचना करते हैं भाजपा की राजनीति की। अजीज़ वक़ार साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, सोशल एक्टिविस्ट। इसके अलावा भी कई अन्य लोग हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं यहाँ पर बनारस में, और जो पिछले 8 साल की पॉलिटिक्स और ख़ासकर जो 5 साल की पॉलिटिक्स है, उसे आपने कैसे बदलते हुए देखा? देखिए, एक लंबा अरसा, ये आप कहें कि किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मैं करीब 45 साल से बनारस में रह रहा हूँ। और बनारस एक शहर नहीं है, बनारस एक तहजीब का नाम है। और इस तहजीब
को मैंने जिया है, मैंने इसे लोगों को जीते हुए देखा है। पर आज के दौर में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है 5-6-7 सालों में, धीरे धीरे बनारस बदल रहा है। ये बनारस जो आज अपना शहर मानते हैं, जो इसके आध्यात्मिक नगरी को पर्यटन नगरी में तब्दील करना चाहते हैं, उन्हें ये खबर नहीं है कि ये गालिब का शहर है, ये रैदास का शहर है, ये कबीर का शहर है, ये नज़ीर का शहर है, ये मीर रुस्तम अली का शहर है। ये शहर विभिन्न संस्कृतियों का है। ये फदर प्रकाश का शहर है, ये तीर्थंकर का शहर है, महात्मा बुद्ध का शहर है। ये विभिन्न सभ्यताओं का, संस्कृतियों का मिलन स्थल है। यहाँ वेद भी मिलते हैं, यहाँ कुरान भी मिलता है, यहाँ वेस्ता भी मिलता है, यहाँ बाइबिल भी मिलती है। वो एक मिश्रित संस्कृति का जन्मस्थली है। और इसे गालिब ने हिंदुस्तान का काबा कहा। ये काबा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जो तहजीब है, इस शहर की जो तहजीब है, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया, गालिब अगर यहीं आता है और वो चराग दैर लिखता है, मंदिरों का दिया, मंदिरों का चराग, और उसमें वो साफ साफ कहता है कि एक तरफ वो कहता है कि ये काबा हिंदुस्तानस्त, ये हिंदुस्तान का काबा है। दूसरे वो उस चराग दैर में कहता है कि एक तरफ ब्राह्म मुहूर्त में घंटा घड़ियाल की आवाज़ और गंगा में स्नान करते श्रद्धालु, दूसरी तरफ उसी गंगा में नमाज फजर की नमाज के लिए वजू करते लोग और फजर की नमाज के लिए जाते लोग। यही तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तानियत है। इसी हिंदुस्तानियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, विकास के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर, और कभी कभी जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को जहन को बदलने की कोशिश की जा रही है। जी डॉक्टर आरिफ साहब, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का काबा है। मुझे लगता है इधर वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, उधर वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, काबा कहने पे भी नाराज़ हो जाएंगे। दोनों तरफ के लोग इस बात से नाराज़ होंगे आज के दौर में। हालांकि ये बात बहुत पहले कही गई। मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, लारी जी आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। यही सवाल आपसे मैं पूछूँगी कि जो मौजूदा राजनीति आपने ख़ासकर 5 साल में देखी है, जिसमें हमने खुद देखा कि देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े शहर से आके, जो उनकी ख़ुद की कंस्टिट्यूंसी भी है, वहाँ पर वो हमारी जो हिस्ट्री है उसे कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ औरंगज़ेब की बात करते हैं, औरंगज़ेब की यहाँ पे बात करते हैं। आप किस तरह से देखेंगे? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव सेट करने का मामला होता है। तो हम लोग 2014 से ही इन चीज़ों को देख रहे हैं, बल्कि ऐसे मानिए कि 2013 से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो वो नैरेटिव सेट करने का मामला होता है, और अंतिम नैरेटिव अभी हम तो देख रहे हैं कि अभी जो चुनाव के 5वें फेज़ में हम जब पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ भी अलग अलग तरीके के नैरेटिव सेट हो रहे हैं। लेकिन देखिए, वो बनारस का मिजाज है ना, बनारस का मिजाज अलग तरीके का मिजाज है। फक्कड़ी स्वभाव के लोग हैं ये बनारस के लोग। कुछ समय तक हर आदमी को स्वीकार करते हैं। जब उनको ये लगता है कि आदमी हमको खाली झूठी बातें कर रहा है या ऐसे कर रहा है और वो खरा नहीं उतर रहा है, तो बनारस के लोग अपने उससे उतार देते हैं उसको नज़र से। अब 2014 के बाद से 2017 और 2019 ये 3 चुनाव के फेज़ आए। 14 में लोकसभा, 17 में विधानसभा और फिर 19 में लोकसभा। तो ये जो 14 से 17 का दौर रहा है, वो लोगों को ये लगता रहा कि बहुत भरोसे से लोगों ने सत्ता को हस्तांतरित किया था, और वो लगा कि बहुत कुछ बदलेगा। जिस तरीके के नारे थे, जिस तरीके की बातचीत थी, बहुत कुछ बदलेगा। और उसमें जो है 17 का चुनाव भी निकला। लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ बदलेगा। 19 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसके इशू अलग थे, और उस समय बालाकोट और ये सारी चीज़ें, वो सारे मामले आ गए थे। लेकिन अब का जो मामला है, बनारस में पिच बदली हुई है। बनारस में हम विश्वनाथ धाम से लेके चाहे जितने विकास के मॉडल, जो बनारस में विकास के मॉडल की हम बात करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बाद हम 2017 की स्थिति 2022 में नहीं देखते हैं। काफ़ी कुछ बदला हुआ है। और मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा दौर में उम्मीदवार हैं सत्तारूढ़ दल के, वो सिर्फ अपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उनके सहारे हैं। उनको लगता है कि वही आएंगे तो काफ़ी कुछ बदलेगा, क्योंकि
जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तो ये उम्मीद था कि बनारस में काफ़ी कुछ टिकट बदलेंगे। टिकट नहीं बदलने से भाजपा में खुद में जो एक असंतोष है, लोगों का जो असंतोष है, वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तभी उनको ये लगता है कि जो नैया पार लगाने वाले, जिस नैया पे जिसे हम लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो उनको भी ये लगता है कि नैया पार तो वही लगाएंगे। अब ये देखना होगा कि नैया पार किस तरह लगती है और कितने सीटें मिलती है। पिछले बार तो 8 की 8 होती गठबंधन सहित, इस बार पिच बदली हुई है। पिच बदली हुई है। और बहस से पहले मुझसे पूछा गया यहाँ पर कि इस बहस का एजेंडा क्या है। मैंने कहा कि ये वो ओपन डिबेट है जो भारत में बहुत मुश्किल से मिलती है, एक खुली हुई बहस जिसमें जो चाहे अपने विचार रख सकता है, अपने हिसाब से रख सकता है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं काशी यहाँ पर पहुँचकर काशी के लोगों को सुनने आई हूँ, अपनी बात सुनाने नहीं आई हूँ। मंडल साहब, आप क्या सुनाना चाहते हैं? मुझे बताइए कि बहुत बार हमने यहाँ से आदित्यनाथ को सुना, यहाँ से हमने नरेंद्र मोदी को सुना, काशी के लोगों की आवाज़ हम कम सुनते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद अरफा। देखिए, मोदी जी और जो योगी जी हैं वो लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन यहाँ की आम जनता शायद, जैसा हमारे मित्रों ने कहा, ऐतिहासिक रूप से वो कुछ और चाहती थी, अब मिला कुछ और। वो चाहती थी कि कम से कम विकास की जो भी प्रक्रिया हो वो एक बार हमसे पूछ लीजिए। अगर आप काशी के तमाम लोगों को नोबेल प्राइज अवार्ड ही देना चाहते हैं, एक बार कम से कम पूछ तो लीजिए भैया। आप 300 मंदिरों को आपने जो मन में आया सो किया। यही नहीं कि आपके पास में सत्ता है, आपके पास में नंबर है, लेकिन काशी की आम जनता के दिल में ये चोट तो पहुंची है, ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। हो सकता है कि इसका चुनावी राजनीति से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन चोट नहीं पहुंचा है ये मैं नहीं मान सकता। ये डेवलपमेंट, विकास और विस्थापन के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको आप सीधे तौर पे ये जो नए प्रोजेक्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो हमारे जितने मित्र हैं सब हवाई जहाज़ से उड़ने वाले लोगों में से हैं। जब पहली बार हम लोग चलते थे कचहरी से तो मैंने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमने कहा अरे ये तो 3-4 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें से तो कुछ तो पूर्वांचल के ठेकेदार को मिलना ही चाहिए। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि उसमें लिखा हुआ रंजीत कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद। और वो जितने भी मशीनरी थे वो बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव थे। ये जो भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, आप ही लोगों से सीख करके मैं अर्थशास्त्र समझाऊँ, जो भी कैपिटल इंटेंसिव है वो लेबर सब्स्टिट्यूटिव होता है। और हमारे यहाँ लेबर की इतनी जो कि मांग है, मैंने शर्म करना चाहते हैं। पहला उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण, ये जो नए तौर तरीके पूजा पाठ के सिखाए जा रहे हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि अकेला आदमी इस घाट पे कभी स्नान किया हो। ये दुख होता है हमसे। ये तमाम यहाँ पे बैठे जितने भी लोग जो पुराने हैं, जिनका 30-40 साल यहाँ पे रहे हैं, उनको बहुत ही दुख होता है आरफा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। नहीं, और इसके अलावा जब वो ये कहते हैं कि आप उनको लाइए जो राम को लाए हैं, तो मैंने अलग अलग ज़िलों में जाकर देखने की कोशिश की कि एक ऐसा नारा है जिससे, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करूंगी, लेकिन हिंदू मन को तकलीफ हो रही है इस नारे से। क्या इस बात को नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ नहीं समझते कि राम को भी कोई ला सकता है, भगवान को भी कोई ला सकता है? जिन्हें इतिहास की समझ नहीं है शायद वो कुछ भी नहीं समझ सकते। वो सिर्फ सत्ता के मद में हैं, इसके अलावा और उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहना चाहता हूँ। उनके जो भी डिबेटर हमसे डिबेट कर लें, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ इस दर्द को। जी हाँ, प्रियेश, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे कुछ टिप्पणी कीजिए। एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, जब आप इस दौर की पॉलिटिक्स को देखते हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक दौर देखा, एक ज़माना देखा, और इसलिए दुख कह रहे हैं, दुख होता है। आपको क्या उम्मीद होती है जब आप, क्योंकि आप भविष्य देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजार चुके हैं, और आप अब आगे की ज़िंदगी को देख रहे हैं, जब आप इस पॉलिटिक्स को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू कम। मैम, हम लोग यहाँ पे 2014 के आसपास लकीली बनारस में आए, और तभी जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं, और हम लोग भी तभी इसी दौर में कॉलेज में आए थे, तमाम बातें सुनी थी।
बनारस के कल्चर के बारे में आप रेगुलर पढ़ते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस कल्चर के बारे में। लेकिन मैम जब आने के बाद से हमने चीज़ें देखी तो हमने ये चीज़ तो सबने ये कम से कम आम तौर पे सबने ये समझा कि कुछ दिक्कत तो आ रही है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर। और मैम धीरे धीरे हम लोगों ने ये क्लियरली रियलाइज़ किया कि जो भी हेट की पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स देश भर में अपना पांव पसार रही है, मैम बनारस जैसे कल्चरल कैपिटल से उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं आ पाती हैं। मैम अगर ये कल्चर हमारा सच में सिंबल होता, बनारस एक सिंबल होता, और तो मैम 80-20 जैसे बयान पे बनारस के लोग स्वागत नहीं करते। नो डाउट आवाज़ें हैं, विरोध में आवाज़ें हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उस सिंबल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। दैट वी नीड टू रियलाइज़ एटलीस्ट। प्रधानमंत्री की भाषा है, चुनावी भाषा होती है, हर साल 1-2 चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलता है और बनारस से कोई जवाब नहीं आता है। चुनाव होते हैं, वो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनारस में आते हैं और पूरा शहर उनके सामने पट जाता है, पूरा शहर उनके लिए पाट दिया जाता है पोस्टरों से उनके स्वागत में, और आम आदमी का कोई न जवाब सुनाई देता है न वो पॉसिबल है। वो उस लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है कि आप उनके इस तरीके पे कोई सवाल उठा पाए। ऐसा क्यों है? लोकतंत्र में आप सवाल क्यों नहीं उठा सकते? बिकॉज मैम दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। अनफेयर है मैम सब कुछ। आज पिछले 5 साल के रिकॉर्ड, पिछले 8 साल के रिकॉर्ड में अगर हम कोई भी पैमाना देख लें, कोई भी पैमाना देखें, ये सरकार, ये इस्टेब्लिशमेंट उस पर फेल है। आज इस देश में चुनाव अगर फेयर हो रहे होते, आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस अगर अपना काम कर रहे होते, भाजपा की सरकार इस देश में नहीं बन पाती। मैम यंग लोग की बात कर लीजिए, बनारस के लोकल लोगों की बात कर लीजिए, इनकी गंगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके यहाँ जॉब क्रिएशन, कोई भी पैमाना जिसकी बनारस की ज़रूरत है अगर वो पूरी हुई होती तो 2014 के बाद से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन मुझे ये बताइए, बार बार ये कहा जाता है कि भाई देखिए हम ही एक ऐसी पार्टी हैं जो मंदिर बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि युवा होने के नाते और इत्तेफाक से आप हिंदू धर्म से भी आते हैं, कि क्या आपके लिए इतना काफ़ी है कि मंदिर बन जाए, लेकिन मंदिर के साथ साथ नौकरी भी चाहिए, या आपको लगता है कि मंदिर बनाने का काम नेताओं का नहीं है? मैम जिन लोग बहुत लोग स्वागत करते हैं कि हमारा वो खोया गौरव मिल रहा है और ये है, मैं 25 साल का हूँ, मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज लॉन्ग एज अगर वो कॉरिडोर बनारस में ही एटलीस्ट बनारस के लोग के लिए अगर जॉब क्रिएट कर रहा होता तो मुझे इस खोए गौरव के वापस आने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो भी नहीं हो रहा है। 100 रुपये में ढोल बजवाने के लिए आते हैं जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे उस कॉरिडोर को उद्घाटन करने आते हैं। 100 रुपये एक दिन का आप दे रहे हैं और आप ये कहेंगे कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। सोशल फैब्रिक बनारस का डिस्टर्ब्ड है, बनारस में जॉब क्रिएशन नहीं है। जो पैरामीटर्स हैं उस पर ये सरकार, ये लोग फेल हैं, और फिर भी अगर ये चुनाव में लौट के आते हैं, इस बार भी आते हैं, तो हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि पब्लिक के साइकी में भी कुछ दिक्कत नहीं आई है। नहीं, मैं कह रही हूँ क्या माना जाएगा अगर मान लेते हैं अगर ये वापस आते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? मतलब क्या हो गया इसको, राजनीति की क्या दिशा आप देखेंगे कि अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद? मैंने एक्सटेंसिवली कोविड का जो असर है वो भी मैंने कवर किया, मैंने महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब देखा, और वाकई मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश को इतने बदतर हालत में पिछले 40 साल में नहीं देखा है। तो अगर इसके बाद भी मान लेते हैं कि इसी पार्टी को अगर जनता चुनती है, तो इसका नतीजा क्या निकालें? मैम कोविड के दौरान पिछले साल अप्रैल की बात है, लाइन लगी थी बनारस की, कोई चुने हुए लोग नहीं थे बाहर। स्टूडेंट्स मैम बीएचयू के लग के सिलेंडर जुगाड़ रहे थे, रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जुगाड़ कर रहे थे। सबको याद है वो विजुअल, सब ने सब कुछ देखा है। उसके बाद पंचायत चुनाव भी हुए थे, वो भी एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जो रिज़ल्ट आया क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें। इस बार भी चुनाव होगा, और अगर ऐसा होता है तो मैम इंस्टीट्यूशनल कब्ज़ा, मास मीडिया और इन्फ्लुएंस को इस तरह से, और दूसरी पार्टियों से 100 टाइम्स आप रिसोर्स लेके और आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो फेयर नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ योगेश संत इस बात पे जवाब दें। योगेश, मुझे बताइए, आप वकील हैं पेशे से, पहली बात तो ये है कि आप किस पार्टी की वकालत कर रहे हैं, किस मुद्दे की वकालत कर रहे हैं? दूसरे, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या काशी से हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव को किसान और नौजवान लड़ रहा है? क्या जिस तरह से जो धर्म पर आधारित बंटवारा, और मैं इसको बिल्कुल साफ शब्द में कहूँ तो जो
एक मुस्लिम हेट्रेड के इर्द गिर्द इस चुनाव को जो बुनने की कोशिश की गई, हिंदुत्व से भी आगे निकल चुकी है ये बात कि सिर्फ आपको इसलिए वोट करना है क्योंकि एक समुदाय को अनुशासित करना है। क्या आपको लगता है इससे आगे निकल चुकी है, कंट्रोल नैरेटिव नहीं हो पाया है? मेरी आज ही सुबह किसी से इस मुद्दे पे बात हो रही थी, मेरे बगल में रहते हैं। उन्होंने मैसेज किया कि आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी हार गई तो मुस्लिम हमें काट डालेंगे। मुझे लगा मुझे ये तो नहीं पता कि मुस्लिम इतना डरा रहे हैं या डरा सकते हैं, लेकिन मैं ये जान गया हूँ कि भाजपा सफल रही है आपको इस डर को बैठा देने में। तो हो सकता है जीत जाए, और वो इतना ज़्यादा उस नैरेटिव के पीछे पागल हैं कि उनको, कुछ लोगों को भूख, महंगाई, बेरोज़गारी, वो खुद कह रहा है कि मैं बेरोज़गार हूँ, परेशान हूँ, लेकिन कह रहा नहीं मैं चाहूँगा तो लेकिन धर्म के पीछे ही जाऊँगा। ये है। ऐसे लोगों की कितनी तादाद होगी? काफ़ी ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली युवा ही उसमें बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? मुझे लगता है कि शायद लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। गांधी और नेहरू और उस समय की राइटिंग को लोग भूल चुके हैं। जो भी व्हाट्सएप पे आया, ट्विटर पे आया, सोशल मीडिया पे आ गया, जो भी चटपटा मसाला मिला, जैसे अभी बार बार एक चीज़ सुनने में आई कि उनके कपड़े फ्रांस धुलने जाते थे उनके खुद की आत्मकथा में उसका उन्होंने काट किया है, लेकिन लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आप ही कह रहे हैं कि पढ़ने का काम और सोचने का काम आउटसोर्स कर दिया गया है? हाँ, बहुत ज़्यादा। कि आप सोच लीजिए हमारे लिए। हाँ, हमें ऑनलाइन मिलना चाहिए। जो भी 20-25 शब्दों में या बहुत खींच के एक पैराग्राफ भी अगर पढ़ना पड़ा तो शायद लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं ऋषि जी की तरफ आना चाहती हूँ, इस बात को ये अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। ये मुझे बताइए कि बार बार हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हम अच्छे से तरीके से समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो एक IT सेल का पूरा जो प्रभाव है वो कैसे काम करता है। वायर ने एक एक्सपोजे किया टेक फॉक के नाम से, उसमें ये पाया गया कि जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं उनको अपने मन मर्जी के मुताबिक एक ऐप के ज़रिए उसको बदला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाजपा को बदलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं उनको सपोर्ट करने वाले जितना वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। एक और बात, दर्शकों को हो सकता है टेक फॉक के बारे में इतना ना पता हो कि जो महिला पत्रकार थी, जिनमें मेरा भी नाम शामिल था, 10 महिला पत्रकारों को, उन 10 में मेरा नाम शामिल था, जिनको 10 लाख गालियाँ बकी गईं, और उन गालियों को एक वेंडिंग मशीन की तरह, यानी कि ऐप में आप गाली भर दीजिए, जैसे ही मैं ट्वीट करूंगी मेरे नीचे 100 गालियां आ जाएंगी। यानी आपको फिजिकली किसी को गाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में गाली भरिए, वो वेंडिंग मशीन की तरह डिलीवर करती रहती है। जब वो कह रहे हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो ये कह रहे हैं कि रोज़गार का मुद्दा उतना बड़ा कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, इसमें IT सेल की क्या भूमिका है? देखिए, मैंने काम किया है और एक लंबा मेरा अनुभव रहा है। मैं सन 1999 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, संघ से जुड़ा था। उसके बाद मैंने स्वदेशी जागरण मंच में, विश्व हिंदू परिषद में, युवा मोर्चा में, और मोदी जी के चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, बिहार चुनाव में, तमाम चुनावों में मैंने अपनी सक्रियता दी थी। तो IT सेल की जहाँ तक बात है, तो मेरा जो अनुभव रहा है, तो IT सेल करता क्या है, डिस्क्रेडिट करने का काम करता है। उसका जो नैरेटिव है वो डिस्क्रेडिट करने का है। जैसे आप हैं, अगर उनको लगता है कि आप कुछ अच्छी बातें कर रही हैं, कुछ बुद्धिमानी की चीज़ों को लोगों को बताना चाह रही हैं, तो वो कुछ ऐसा एक कहानी गढ़ेंगे, कुछ एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो आपको सिरे से खारिज कर देंगे। सुनने के पहले ही आपका चेहरा और आपका नाम देख के ही लोग चैनल बदल देंगे, आपका फ़ोटो देख के ही लोग उस पोस्ट को आगे बढ़ा देंगे। आप आज देश में देख लीजिए, विपक्ष में मैं मानता हूं कि कुछ कमियां किन्हीं नेताओं में रही होंगी, लेकिन आज विपक्ष में इन्होंने हर नेता के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए हैं, इस तरीके से उनको कलंकित कर दिया है। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जब अपना आवाज़ छोड़ा तो उनको बता दिया गया टोटी चोर। अब आप बताइए कि 5 साल एक मुख्यमंत्री जो सरकार चलाकर गया है, क्या वो संभव है? चलाने वाले आतंकवादी हैं? नहीं, आप ये सोचिए कि आपने किसी चीज़ को ये कलंकित करते हैं, मतलब किसी चीज़ को ऐसा, साइकिल को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। साइकिल जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, तो अब क्या है कि लोग, अब जो IT सेल से जो लोग इनका काम करके निकले थे हमारे जैसे, वो इनकी चीज़ों को समझते हैं। हम लोगों ने तुरंत इसको काउंटर करने के लिए मोदी जी की साइकिल वाली फ़ोटो निकाल दी।
स्मृति ईरानी जी की साइकिल वाली फोटो नहीं, तो निकाल दी। ये आईटी सेल जब ये सब काम करता है तो उसके पीछे सोच क्या होती है कि हम उसके उस पीछे नेता के साइज को रिड्यूस कर दें? हाँ, उनको डिस्क्रेडिट, उनको पूरी तरीके से ऐसा कर दीजिए कि उनके विचार को कोई सुने ही ना। जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहती हूँ, जब मैं कोई बात कहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये कोई पत्रकार के विचार नहीं है, इसको सिर्फ एक मुस्लिम महिला के तौर पे ये तो देखो। कोई तर्क नहीं है तो ना। मेरे साइज को घटा के कि हाँ। मैं कोई एक पत्रकार नहीं ये हूँ, इनका सिर्फ बेस है, मुसलमान है खाली। हाँ, ये बेस है। आप धर्म के नाम पर, उसके व्यक्तित्व के नाम पर, उसके जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार जी हैं, वो मैं मानता हूँ कि वो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बातों को रखते हैं उनके, और उनको एकदम से घोषित कर दिया गया। मतलब आप किसी भी राइट विंग के व्यक्ति से जो भाजपा समर्थित हो, उसके सामने आप रवीश कुमार का नाम लीजिए, एंटी वो नेशनल। एकदम हाँ, मतलब आप ठीक है, मैं मानता हूं कि वो एंटी नेशनल चलिए होंगे, लेकिन आप उनको तर्कों पर खारिज करिए ना, कह देने भर से। अब मैं बैठा हूं नाव पर, मैं कह दूं कि भैया ये नाव तो बेकार है, ये कोई, अरे मैं बैठा हूं इसी नाव पर, मेरी अस्तित्व है इस समय नदी के ऊपर, और मैं ऐसे ही कह दूंगा कि ये बेकार है? आप तर्क दीजिए, उसके कारण बताइए क्या कारण है। आज मैं 2 साल 3 साल पहले ये विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा था, इसमें कई मकानों को तोड़ा गया, कई दुकानों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया। क्षेत्रीय लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, साधु संतों ने बड़ा आंदोलन किया, आप लोगों तक नहीं पहुंचा, किसी मीडिया ने स्पेस नहीं दिया। तो यानी आईटी सेल तो एक तरफ हो गया, मीडिया दूसरी तरफ हो गया, यानी इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उनको हर तरफ से कवर कर लिया जाए ताकि आंखों पे एक पट्टी बन जाए। आप देख लीजिए, आपके पास क्या इस समय चीज़ें हैं, न्यूज़ चैनल सारे बिके हुए हैं, अखबार। आज की मैं घटना बता रहा हूँ, आज की घटना बता रहा हूँ। अभी कल आजमगढ़ में एक कांड हुआ, उसमें जहरीली शराब पीने से 10 लोग मर गए। और जब मैंने दैनिक जागरण का पहला पन्ना उठाया तो उसमें अमित शाह जी बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो दंगा हो जाएगा। मतलब आप एकदम संवेदनशील, अच्छा ठीक है दंगा हो जाएगा, आप 5 साल सरकार में थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, और आपको लगता है कि देश में ये स्थितियां हैं, और कभी भी कोई सरकार, कोई राजा, कोई राज्य अमर नहीं था, बदलाव होना ही होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बदलाव होना है। आपने क्या किया? क्या आपने एक अच्छा कानून, मैं कहता हूँ जैसे दंगा रोधी कानून आप बना लेते, जिसका कि कोर्ट होता, स्पेशल सुनवाई होती, स्पेशल फोर्सेस गिरफ्तारियां करती, नीलामी होती, दंगाइयों के मन में डर बैठता। आपने नहीं किया। आप कह रहे हो दंगा हो जाएगा, अरे दंगा हो जाएगा कहने से तो नहीं ना होता है। सरकार का क्या काम है? आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक क्विक रिएक्शन पहले आपसे ले। मैं एक बात और अपना ख़त्म करना चाहूँगा कि ये मैंने वहाँ पर मेरी बात रह गई थी कि जब एनडीटीवी ने जब ये कवरेज किया कॉरिडोर का, उसके बाद इन्होंने खूब विध्वंस किए। हम लोगों ने बहुत विरोध किया, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने पौराणिक वृक्षों को जो हमारे पुराणों में उल्लेखित है उनको गिराया, ब्राह्मणों का जो मंदिर के पुजारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन सारी घटनाओं को किसी मीडिया में जगह नहीं मिली। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लोगों तक ये की बातें पहुँचे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग लगे थे, लेकिन चूंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोगों की जो पोस्ट होती है, जैसे भी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, अब वो डॉक्यूमेंट्री हम अपलोड करते हैं, मेरे अकाउंट में नॉर्मल रीच जो है किसी पोस्ट की 500 है, उस डॉक्यूमेंट्री पे 100 व्यू के बाद वो डॉक्यूमेंट्री मेरी नहीं चली। मतलब शैडो बैन कराते हैं ये इनका आईटी सेल जो सोशल मीडिया पर। आपको ये चीज़ शायद ना पता हो या पता अभी होगी तो मैं दर्शकों को ये शेयर करना चाहूँगा कि एक तो होता है कि पोस्ट को रिपोर्ट करके अगर वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है तो उसको रिमूव करवा देते हैं, या फिर उसको उसके अलावा अगर वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं जा रही है, उसको आप वो रिमूव नहीं करा सकते हैं, तो इनकी कुछ ऐसी साठ गांठ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो उसको शैडो बैन करा देते हैं। वो मेरे को तो दिखती है लेकिन और लोगों को दिखना बंद हो जाती है। सब मुझे आप ये बताइए कि जो ये वापस रिलीजियस एजेंडा पे आ गया, हमने देखा 2017 या उससे पहले 2019 में भी ये कहा गया था, चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा था, लेकिन कहा गया था कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, विकास का एजेंडा, नौकरी लेकर आएंगे। लेकिन इस बार तो पिछले कई हफ्ते से मैं नौकरी, विकास ये तो सुन ही नहीं रही हूँ। तो क्या इसमें एक डेस्परेशन है कि भाजपा ये समझ रही है कि वो हार रही है? ये बिल्कुल ये तो दिखलाई पड़ रहा है, ये इनकी बौखलाहट से बिल्कुल दिखलाई पड़ रहा है कि इनके हालात बहुत ख़राब हैं। बनारस में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं जिस तरह से ये कम्युनलाइज कर लेते थे। अमित शाह अभी वेस्ट में जिस तरह दरवाजे गए कोरोना और आसपास के इलाकों में और लोगों को बताते रहे कि देखिए ये लोग पलायन कर रहे हैं, मैं पलायन रुकूंगा, हिंदू पलायन कर रहा या मुसलमान इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो यहाँ पर कब्ज़ा कर लेगा। ये सब चीज़ों का असर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये कर पा रहे हैं, पर अंदर अंदर तो है कि ये हेट पॉलिटिक्स इनकी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं। अभी जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं अक्सर
गांधी और नेहरू के महीने में 1-2 पोस्ट जरूर इन पर डालता हूँ। वो रेगुलर मेरा है कि 2 पोस्ट 3 पोस्ट डालता हूँ। और पोस्ट डालने के 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट बाद अगर मैं देखता हूँ तो तुरंत हमारे पास जो है वो उसमें 2-3 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि जो नेहरू के और गांधी के खिलाफ होते हैं, और तुरंत ये मैं रेगुलर इसको वॉच करता हूँ। और मेरी भी पोस्ट पर ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, मैं कम्युनल हार्मनी और इस तरह की पोस्ट डालता हूँ और इनके खिलाफ लिखता हूँ, लेकिन वो शेयर अब कम होती हैं। हमारे वो तमाम दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई आपने आजकल लिख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, तो मिलती नहीं। शेयर कम होने से क्या मतलब हुआ? शेयर कम होने का मतलब वो लोगों तक उसकी रीच कम हो रही है, उसकी रीच कम हो रही है, ये मैं महसूस करता हूँ। पर मेरी एक बच्चे से बात हुई थी जो मेरे उस पर कमेंट करता था। मैं अक्सर जाके अपने उस पर उससे बात करता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप पढ़े क्या हैं, गांधी पर आपने क्या पढ़ा, नेहरू पर आपने क्या पढ़ा, तो वो जवाब नहीं देता। कई बार बहुत यंग बच्चे होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बच्चा मिला, पटना का बच्चा मिला, तो मैं अक्सर उसके नंबर उसमें फेसबुक पर जाके तलाशता हूँ, तो वो बस बहाना बनाने लगते हैं और यंग बच्चे होते हैं उनको, और वो पता नहीं उनके पास रेडी मटेरियल रहता है और वो फट से बोलते थे। इधर मैंने 1-2 किताबें ऐसी देखी जैसे गांधी के बारे में, गांधी के खिलाफ इतना जहर उगला जा रहा है, शूट किया जा रहा है, नाथूराम गोडसे को स्थापित किया जा रहा है। नाथूराम गोडसे को आप देखिए, वो बच्चों पर डिबेट कराया जाए, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। उसमें ये भारत ऐसा पहला मुल्क है दुनिया का जहां पर बहुसंख्यकों को खतरा अल्पसंख्यक से है। वंडरफुल, ये भी इतिहास बनेगा। ये डेफिनेटली। आप इतिहास नहीं जानते, आप जो है गोरखनाथ को कबीर के साथ बैठा दे रहे हो, तक्षशिला को जो है आप जो है भारत में ला दे रहे हो, आप क्या कहते हैं 12 पास होकर इंटरमीडिएट में भेज दे रहे हो। शिवाजी कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है, शानदार अंपायर है जिसको भारत पर गर्व है, उसको कम्युनल बना दे रहे हो। आपके पास है क्या? आपके पास सिर्फ यही है कि धर्म की राजनीति करना, नफरत की राजनीति करना, मुल्क के बेहतर माहौल को बिगाड़ना। हम सर्व विद्या की राजधानी में बैठे हैं, हम दुनिया में अलग ढंग के लोग हैं। हमारे यहाँ शैव, वैष्णव, यहूदी, पारसी, मुसलमान, तुर्क, मुग़ल सब आए, सब मिलकर रहे। दुनिया में ऐसी विभिन्न सभ्यताओं के लोग एक साथ नहीं रहे। हमने प्रेम करना सीखा है। आप जिस कॉरिडोर की बात कर रही हैं, वो जितना इन्होंने 500-700 वो पूरे मकान गिराए, उन सब में मंदिर थे, रोजगार के बड़े साधन थे, 25,000 फैमिलीज़ के रोजगार चलते थे वहाँ, और वो 400 साल में बैठे हैं। जो और वो सब मुगल दौर के बने हुए मकान थे, वो मंदिर थे। 400 साल पुराने मकान को आप बना दिया। आप उन निशानात को मिटा देना चाहते हैं नफरत की पॉलिटिक्स में। अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे, विकास हो जाएगा। फैजाबाद को अयोध्या कर देंगे, विकास हो जाएगा। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि आप मोहम्मद आरिफ को जो है ज्ञान प्रकाश कल करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं? बुरा नाम नहीं है वैसे ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश बहुत है, आरिफ का तो ट्रांसलेशन ही ज्ञान होता है। तो अगर आरिफ ज्ञान है तो आप हमारा ज्ञान तो छीन नहीं लोगे। भारत की संस्कृति, ये किसी भी मुल्क के इतिहास में इस तरह का ट्रांजिशन पीरियड। तो अगर आप ज्ञान प्रकाश बन गए तब भी ज्ञान का प्रकाश आप बिखेरते रहेंगे। तो मैं तो इनके खिलाफ खड़ा हूं, तो खड़ा रहूंगा। इस मुल्क की आइडेंटिटी, इस मुल्क, ये तो भाजपा की पॉलिटिक्स है। भाजपा के साथ जो कांग्रेसी चले गए, जो सपाई चले गए, उनका हश्र देख लीजिए। 2 दिन 4 दिन वेलकम करेंगे। उनकी जो ट्रेनिंग का मॉडल है और भाजपा के अंदर के जो वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो तब निकल कर आती है जब उसके अंदर का आरएसएस का या उसका कोई आदमी बाहर आता है तो बताता है। तो मैं आगे बढ़ाती हूँ माइक। अजीज साहब, आपसे एक कमेंट लेती हूँ, फिर एक कमेंट लास्ट आपसे। मुझे बताइए कि क्या इसमें, चूँकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस की, कि जो विचारधारा के सवाल हैं, क्या जब बनारस अपने नेताओं को चुनेगा, विधायकों को, तो क्या लोकल जो मुद्दे हैं वो भी आएंगे? बहुत आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो राजनीति है ना, ये पूरी तरीके से आपके बिजनेस माइंडेड है लोग हैं। सत्ता के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। यहाँ पर जो मेन शब्द है वो सत्ता है न वो। और आप अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं उनको हिंदू जो है मतलब मानता ही नहीं। ये जो लोग जो आज इतने बड़े जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और फलाना ढिमाका, जितना भी आप ये, अब हम लोग जा रहे हैं आपके फ्यूचर की मतलब उस पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जो सन 14 में ये आए थे और जितना अच्छा माहौल सेट किया था इन्होंने, जो आपका मुद्दे थे, हम लोग चूँकि ऐसे लोग हैं जो कि देश के आपके मुद्दों पर हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये
पानी की आज जो मतलब स्थिति है, हम लोग का जो आपका डिस्कशन होता था वो मतलब उस पर होता था। आप हिंदू थे कि मुस्लिम थे कि आप जो थे उससे मतलब नहीं था। आज हाई कोर्ट ने ये बोला कि घाटों पर आपको एक मतलब स्टैट्यूटरी वार्निंग का आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये पानी पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर ये बात मैंने बोला तो अब आप मेरा नाम पूछेंगे, तुम अपना नाम बताओ। फिर आप नेक्स्ट ये पूछेंगे, अगर नाम से मेरा मैं अगर वो निकल गया जो आपको चाहिए, तो अब आप कह देंगे नहीं ये वो दूसरा आदमी है, वो उधर का है, और वो इसलिए विरोध देशद्रोही है, कर वो रहा है क्योंकि धर्मद्रोही इसका है। नाम ये है। हाँ। तो बेसिक जो आपका मुद्दा है ना, मैं इसमें आपको बुरा लगेगा या जो भी लोगों को बुरा लगे, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता भी इन्वॉल्व है उतनी ही। अगर मैं सत्ताधारी हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जहर है, आपको अपने मुंह में लेना होगा, और आपने ले लिया, और उसके बाद आप रो रहे हैं कि मेरा रोजगार नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उनको तो जितना दोषी मानता हूँ, लेकिन लोगों को भी दोषी लेकिन मैं मानते हैं आप। लोगों को भी, भाई आप आंसरेबल हो, मेरा घर है, मैं अपने घर को आग लगाकर मैं सांसद बनना नहीं, भाई हमारी भी इच्छा होगी, आप भी चाहते हो कि विधायक बन जाऊं या कुछ भी, किसी का अंदर भी नहीं, होगा। मेरी नहीं होती है। अच्छा। मैं लोगों की बात बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने ही देश को आग लगाकर, ऐसा सांसद और विधायक बनने से अच्छा है कि मैं सड़क पर एक आपको ठेला लगा लूं, कि जिस देश को मैं इसलिए इस देश को देखता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम लाखों लोगों ने इसके लिए वो जो है कि आप शहादत दिया है। लाइन हम बता दें कि अभी इतनी बात हो रही है, तो जिस शहर को ये कहा जाता है कि जिंदा शहर बनारस कहा जाता है, लेकिन हम पिछले 7-8 सालों में ये देख रहे हैं कि खामोश शहर बनारस हो गया है। अभी हमें लगता है कि अभी प्रियेश शायद ये बात कर रहे थे, तो ये आवाज़ जो है, बनारस की आवाज़ गुम हो गई है, खामोश सा शहर हो गया है। ये शहर इस तरह का नहीं था। ये शहर हर दिल्ली में बैठे हुए जो लोग कोई भी कुवत करते थे, तो उसका जो आवाज़, उसका जवाब बनारस देता था। तमाम तरह के नारों को ईजाद करता था। तमाम ऐसे पॉलिटिशियन बनारस के हैं जिन्होंने बनारस को नहीं, हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने का काम किया, और वो आज भी याद किए जाते हैं। क्यों खामोश हुआ? क्यों हुआ खामोश? यही तो असल सवाल है ना कि क्यों खामोश हुआ। इस सवाल का जवाब जो है, यही ये शहर तलाश रहा, और मुझे लगता है कि 2022 में काफ़ी कुछ तलाश चुका है। 2022 में मतलब जो तलाश हो रही है वो पा लिया जाएगा। हाँ, वो इस पाने चुनाव के में। करीब दिखाई दे रहा है वो, क्योंकि उनको हमने पहले बताया ना कि ये लोगों को लगता था कि ये उम्मीद पे जो है कुछ खरे उतरेंगे लोग, तो उनको ये लगा कि इंतज़ार, किसी भी चीज़ का इंतज़ार कितना कर सकता आदमी। मुद्दे जस के तस हैं। हमारे शहर में यूनिवर्सिटियाँ बहुत हैं, हमारे शहर में हॉस्पिटल्स बहुत हैं, लेकिन जिस घाट के किनारे हम लोग नाव से घूम रहे हैं, ये पूरा मिनी हिंदुस्तान है। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग इस घाट के किनारे बसते हैं। इस घाट के किनारे बसने वालों का जो रहन सहन, पहनावा सब अलग है, लेकिन जो मिल्लत, एकता थी, वो सब एक थी। उसमें लोगों को लग रहा है कि इसमें अलग अलग जो जैसे गुलदस्ते के फूलों को निकाल कर अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग थे, तो अब उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए थे। अब वो फिर से जो है वो एका बनाने की कोशिश हो रही है, और बनारस फिर से जो है वो अपनी आवाज़ को फिर उठाता लेकिन आप दिखेगा। ये कह रहे हैं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित बदलाव आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि बनारस की ज़मीन 2014 की नहीं है, 2017 की नहीं है, 2019 की नहीं है, ये पिच बदली हुई है, और 2022 की पिच अलग दिख रही है। जी हाँ, आखिरी कमेंट आप मंडल साहब मुझे बताइए कि आपको जो पिच का जिक्र हो रहा है या जो जंग का मैदान जो दिख रहा है, आपकी जो ये अनुभवी आंखें हैं, चश्मे के पीछे जो छुपी हुई हैं, ये क्या देख रही हैं? ये वाकई कुछ बदलाव है या वही राजनीति देखने को मिलेगी? चूँकि हमारे एक बच्चे ने प्रश्न किया है, मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। अभी हाल में एक पुस्तक आई है रोमिला थापर की, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ओके, डिसेंट कहाँ पैदा लेता है, इस सवाल से, वो हिस्टोरियन है, आप जानती हैं, शायद अरफा भी इतिहास के विद्यार्थी रही हैं, आरिफ भाई तो हैं ही। मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ दो हिस्टोरियन के बीच में। वो कह रही हैं अपने लेख में, इसको ठीक से समझिए, कि जो रिनंसिएटर होगा वही डिसेंटर होगा। अगर आप में जो भाई साहब ने कहा कि हम एमएलए नहीं बनना चाहते, बिल्कुल सही, ये तो पहली शर्त है डिसेंटर की, विरोध के स्वर। इसीलिए अगर आप कबीर का एक वाक्य केवल देखें
कि नहीं मैं यहाँ मरूंगा ही नहीं। इट इज सेड कि यहाँ मरने से लोग स्वर्ग जाते हैं, तो मैं घर चला जाऊंगा भैया। यस, बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरा एक थियोराइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये शहर रिनंसिएशन का था सिंबल। हमको लगता है कि ये भौतिकवादी जगत ने थोड़ा सा ये किया, और वही मूल कारण है कि यहाँ की आवाज़ जो कि न दब गई है। एक तो जोखिम फासिज्म का है, वो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये शहर जिंदा आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन रगों में खून दौड़ रहा है अभी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी लास्ट कमेंट के लिए बिल्कुल 30 सेकंड बस। मैम, जो आपने कहा था कि अगर ऐसा होता है कि ये लोग रिजल्ट इनके पक्ष में जाए, मैं इसको जिस तरह से देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मैम, प्रतियोगिता न्यूनतम स्तर पे चले जाने की हो गई है। और कोई अगर न्यूनतम बतौर प्रधानमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई न्यूनतम स्तर पे चला गया है, तो मैम फिर उनको वहाँ से हरा पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उस न्यूनतम स्तर पे जाना होगा, और उन्होंने ये माहौल बनाया है, पहले वो स्तर तक जाके वहाँ वो डोमिनेट कर रहे हैं। आपको या तो वहाँ लड़ना होगा, या तो थोड़ा एक पब्लिक के साथ जाके काम करने के बाद ही कुछ बेहतर रिजल्ट आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सबको बराबर का मौका मिले प्रतियोगिता में, जो प्रतिभागी हैं उनको। यहाँ हम देख रहे हैं न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बल्कि जो पिछला चुनाव था 2019 का, और अभी भी 4 और अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, एक पार्टी को सब कुछ हासिल है, उसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, उसके पास रिसोर्स है प्रोपेगेंडा का। तो अगर भाजपा की हार होती है इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी, तो ये हार सिर्फ भाजपा की नहीं होगी, ये हार होगी प्रोपेगेंडा की, ये हार होगी उन तमाम हज़ारों करोड़ के जो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, जिनको फंडिंग होती है, जो अखबार हैं, जो आईटी सेल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा इशू है, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जिस तरह से कमज़ोर करके कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश हो रही है, जिसे हम पहले जिस पर फ़ख्र किया करते थे कि स्वच्छ और स्वस्थ जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है वो भारत में होता है, उसकी वापसी का एक संकेत होगा। ये तमाम चीज़ें साबित होंगी अगर भाजपा की हार होती है इस चुनाव में। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।